हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे का सिद्धांत सीटेट, टेट या शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको जीन पियाजे के सिद्धांत से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, चाहे जिस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा। तो यह वीडियो कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोग समझ सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्ज़रलैंड के। यह वाला क्वेश्चन एक बार यूपी टेट में पूछा गया है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके जो अन्य नाम हैं क्या क्या हैं? विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे ने विकास से जुड़े अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का जो अध्ययन है वह अपनी बेटी पर और अपने एक भतीजे पर किया है, जिसका अध्ययन उन्होंने उनके जन्म से लेकर 30 वर्ष की उम्र तक किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। ध्यान रखिएगा। और देखिए इनके सिद्धांत के बारे में जानकारी। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। क्या कह रहे हैं पियाजे साहब? जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पहली बात तो इनके सिद्धांत के नाम से समझिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो संज्ञान का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ की जानकारी। क्या मतलब हुआ? किसी चीज़ को जानना या जानकारी। जैसे आपको मान लीजिए टेट का पेपर देना है, तो आपने उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की ना, कि उसका सिलेबस क्या है, पेपर कैसा होता है, कितने समय का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा की, तो यही है संज्ञान। ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे लगभग 2-3 साल का बच्चा है, तो आपने उसे एक कुत्ता दिखाया, उसने देख लिया, आपने नाम बताया इसका नाम कुत्ता है, उसने नाम भी याद कर लिया। फिर आप दूसरे दिन उसे बिल्ली दिखाते हैं, तो वह बच्चा बोलेगा यह कुत्ता है, क्योंकि आपने उससे एक दिन पहले उसे कुत्ता दिखाया था, तो वह दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर एक शब्द क्या है? जैविक परिपक्वता, यानी जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आती जाएगी वह बड़ा होता जाएगा, कुत्ता और बिल्ली में अंतर समझने लगेगा। कुत्ता अलग जानवर है, बिल्ली अलग जानवर है। ऐसा नहीं है कि कुत्ता के 4 पैर हैं और बिल्ली के 4 पैर हैं तो दोनों एक ही होगा। तो यही है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। अब बालक यह नहीं समझेगा वह बड़ा हो जाएगा कि जितने 4 पैर वाले जानवर हैं सभी कुत्ते होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह। अब देखिए, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं, यानी बच्चे जो ज्ञान है उसका निर्माण स्वयं करते हैं। यह वाला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यही देखकर आपसे पूछा जा सकता है कि सक्रिय ज्ञान के निर्माता बच्चे किसके अनुसार हैं? किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। अब इनकी एक परिभाषा देखिए जो लगातार एग्ज़ाम में पूछी जाती रहती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस परिभाषा को एज इट इज़ याद कर लेंगे। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। यह परिभाषा किसने कही है? पियाजे ने कही है, और यही इस शब्द का मतलब भी है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए,
अगला है पियाजे के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है। देखिए, अनुकूलन, जिसे एडेप्टेशन भी कहते हैं। आप इन शब्दों के इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हिंदी में इनके अलग अलग नाम होते हैं तो पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। एडेप्टेशन का मतलब क्या है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। यानी आपके पास जो जानकारी है पुरानी वाली, उसी में नई जानकारी को जोड़ लेना, यही है अनुकूलन। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन की दो प्रक्रिया होती है। एक तो है आत्मसातकरण, जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं, हिंदी में इसे समावेशन भी कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। इसका मतलब क्या है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आपने कुत्ता देखा, एक कुत्ता देखा, वह सफ़ेद रंग का था, तो आपको ज्ञान हो गया कि कुत्ता सफ़ेद रंग का होता है, उसके 4 पैर होते हैं। फिर दूसरा कुत्ता देखा तो वह लाल रंग का था, तो आपको पहले से ज्ञान था कि कुत्ता सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन उसमें नया ज्ञान जुड़ गया ना कि कुत्ता लाल रंग का भी होता है, यानी कुत्ते के कई सारे कलर होते हैं। तो यही है समावेशन, यानी नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जगह देना। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है समायोजन, जिसे इंग्लिश में अकोमोडेशन कहते हैं। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल करना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, आपने पहले, अभी मैंने बताया ना इसके पहले कुत्ता वाला एग्जाम्पल, तो उसी से रिलेट करिए। आपने कुत्ता देखा था, उसके 4 पैर होते हैं। फिर आपने बिल्ली देखी, बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? बिल्ली, ये कुत्ता नहीं है। तो इसी तरह पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल करना, यानी आपने बिल्ली को बिल्ली कहा, कुत्ता नहीं कहा, यही है, ध्यान रखिएगा। ये तो दोनों अनुकूलन की 2 प्रक्रिया थी। अब अगला शब्द देखिए, संतुलन यानी साम्य धारण। इसका इंग्लिश टर्म है एक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा। जब बालक की जानकारियों के बीच कोई अंतर नहीं होता, यानी प्रत्येक जानकारी सही जगह है, जो जानकारी आपको प्राप्त है वह सही है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, स्कीमा। स्कीमा वाला बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बच्चे की जानकारियों के छोटे छोटे खंड को जहाँ वह सहेज कर रखता है वही स्कीमा कहलाता है। यानी बच्चे के पास जितनी भी जानकारियाँ हैं वह जहाँ सहेज कर रखेगा उन जानकारी को, वही स्कीमा कहलाता है। ध्यान रखिएगा। जैसे उसने स्टार्टिंग में वर्णमाला याद की ना, तो कैसे याद की? का खा गा गा ऐसे याद किया ना, कास कबूतर खास खरगोश। फिर बाद में उसे पता चला कि जो वर्णमाला है इसे से मिलाकर वाक्य बनता है, शब्द बनता है। तो ये सब जानकारी उसने इकट्ठा की, कहाँ इकट्ठा की? स्कीमा में। ध्यान रखिएगा। अगला है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। जानकारी को स्कीमा में भेजने से पहले उस जानकारी को सुव्यवस्थित करना। जैसे आपने वर्णमाला याद की तो उसे व्यवस्थित क्रम में याद करी, जहाँ से शुरू होती है वहीं से शुरू किया। ऐसा नहीं है कि आपने अंत वाला पहले पढ़ लिया और पहले वाला बाद में पढ़ लिया। तो यही कहा जा रहा है, जानकारी को स्कीमा में भेजने से पहले उस जानकारी को सुव्यवस्थित करना। वर्णमाला आपने याद की है तो उसे सुव्यवस्थित क्रम में याद की है। पहले वर्णमाला याद की, फिर आपको पता चला कि इन्हीं वर्णों से शब्द बनता है, इन्हीं से वाक्य बनता है, तो सब एक क्रम में है। तो इसी तरह आपने उसे अपने स्कीमा में भेज लिया है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है संज्ञानात्मक सिद्धांत की 4 अवस्थाएं। अवस्थाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखिएगा। याद रखने के लिए ट्रिक बहुत ही आसान है, इसे आप इजीली याद रख सकते हैं। देखिए कैसे। 4 अवस्थाएं हैं ना। पहली है
सेंसरी मोटर स्टेज, SMS इसे बोलेंगे। इसकी ट्रिक यही है। पहली क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, SMS। हिंदी में इसके अलग अलग नाम हैं, तो इंग्लिश में याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसका वर्ष है 0 से 2 वर्ष। इसमें क्या होता है देखिए, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। यानी ज्ञानेंद्रियाँ जो 5 हैं, आँख, नाक, कान और त्वचा, जीभ, इन्हीं के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी वस्तु को भी ढूंढ लेता है। जो 2 वर्ष का बालक रहेगा, आप अगर कोई वस्तु छिपा देते हैं तो उसे वह ढूंढ लेगा। अगर आपके घर में बालक होंगे तो यह प्रयोग करके देखिएगा, वह उसे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ढूंढ लेता है। जैसे आपने कोई चाबी कहीं रख दी, अगर बच्चे ने देखी है तो उस चाबी के बारे में बच्चे को ज़रूर पता रहेगा, वह बता देगा यदि आप भूल गए हैं तो। ध्यान रखिएगा इस तरह। अगला देखिए, अगली अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? POS। पहला क्या था? SMS, दूसरा है POS, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका वर्ष है 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है? यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। यानी इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें बालक जो होगा वह क्रिया नहीं कर पाता है। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज़ करने में निपुण तो हो जाता है। जैसे देखिए, पेंसिल शब्द सुनकर उसके माइंड में पेंसिल की एक इमेज बन जाएगी, क्योंकि उसने पेंसिल देखी है, पेंसिल के बारे में जाना है, तो पेंसिल की एक इमेज उसके माइंड में बन जाएगी। यानी यहाँ पर वह प्रतीकों का इस्तेमाल कर पा रहा है। ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन बनता है कि पियाजे की किस अवस्था में बालक जो है वह प्रतीकों का इस्तेमाल कर पाता है, तो किस में यूज़ कर पाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि सेकेंड स्टेज है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, ये जो दूसरी स्टेज है POS यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका अर्थ आप समझिए, जीववाद, जिसे एनिमिज्म कहते हैं। बच्चों को लगता है कि उसके आसपास की वस्तुएं, खेल खिलौने आदि जीवित हैं। जैसे कोई बालक है, वह गुड़िया लिया है तो बोलेगा ना कि गुड़िया को भी खिलाओ, मेरी गुड़िया सोएगी, मेरी गुड़िया रो रही है। या एक एग्ज़ाम्पल और ले लीजिए, जैसे बालक गिर गया तो वह रोने लगा, आप उसे चुप कराने के लिए ज़मीन या फर्श जो भी रहता है उसे मारते हैं ना, बोलते हैं कि ये देखो मैं इसे मार रहा हूँ, ये भी रो रही है। इस तरह ध्यान रखिएगा, बच्चों में जीववाद होता है। अहम केंद्रितता, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। यानी जो बच्चा कर रहा है वही सही है, जो दूसरे कर रहे हैं वह गलत है। जैसे उसे चॉकलेट पसंद है तो वह सोचेगा कि सभी चॉकलेट खाएं, सभी को चॉकलेट पसंद है। कोई नहीं खाएगा तो वह रोने लगता है, छोटा रहता है जब बालक, आपने देखा होगा। अगला देखिए, अपलटावी, इसे इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता रहता है। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने लिख दिया 7 + 3 = 10 होता है। अगर उसी को उल्टा लिख देंगे 3 + 7 =, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। ध्यान रखिएगा। संरक्षण, जिसे कंजर्वेशन बोलते हैं, अगर किसी वस्तु के साइज़ या शेप में चेंज कर दे और उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव न पड़े तो भी बच्चा जो रहेगा वह समझ नहीं पाएगा। जैसे आपने देखिए, एक लोटा है और एक गिलास है, लेकिन बच्चे को जो बड़ा लगेगा वही वह लेगा, भले ही उसमें जो वस्तु है वह कम रहे। इस तरह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उसे इसका मतलब नहीं पता रहता इस अवस्था में। ये सब पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए,
अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसका वर्ष है 7 से 11 वर्ष। अब इसे आप COS ऐसे याद रखेंगे। पहली क्या थी? SMS, दूसरी थी POS, तीसरी है COS। C अल्फ़ाबेट में तीसरे नंबर पे आता है ना, तो यहाँ भी C वाली जो अवस्था है वह तीसरे नंबर पे है, जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। यानी यहाँ पर जो वस्तु रहेगी वह मूर्त रहेगी, उसके सामने रहेगी। आप उसे कल्पना करने के लिए बोलेंगे तो वह कल्पना करके नहीं जवाब दे पाएगा। अगर उसके सामने वस्तु है तो उसके बारे में वह बता पाएगा। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता और कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। ये सब सेकंड वाले में नहीं था, वहाँ पर ये अपलटावी वाला गुण नहीं था। बताया ना अभी मैंने आपको, वह जैसे 7 और 3 में बता दिया कि 10 होता है, तो 3 और 7 का 10 नहीं बता पाएगा। आगमनात्मक तर्कणा, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। आगमनात्मक तर्कणा में क्या होता है? पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम। तो यही यहाँ पर बताया गया है, उदाहरण के ऊपर तर्क करने लगता है। तो जब उदाहरण रहेगा तो वह उसके सामने रहेगा ना, उदाहरण आप बताएंगे तो उसे दिखाएंगे या चित्र बनाएंगे तभी तो वह उस पर तर्क कर पाएगा। तो यही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसे FOS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FOS। यहाँ पर औपचारिक लिखा है, कहीं कहीं अमूर्त भी लिखा रहता है, तो आप FOS याद रखेंगे। पहला था SMS, दूसरा है POS, तीसरा है COS, चौथा है FOS। इस तरह आप इसे ईजिली याद रख सकते हैं। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। तीसरे वाले में मूर्त चिंतन करता था, यहाँ पर अमूर्त चिंतन, काल्पनिक चिंतन, इन सबको यहाँ पर करने लगता है बच्चा। निगमनात्मक तर्कणा, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। जैसे आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो पहले नियम बताएंगे, तो उसके बाद ही एग्जाम्पल बताएंगे ना, तो यह सब यहाँ पर बालक जो होगा वह समझने लग जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अभ्यास प्रश्न। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से आकलन के भाग कौन से हैं? समायोजन, पाठ, समावेशन, अनुबंधन। इनमें से कौन सा है जो आकलन का भाग है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।